हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विथ मी। हम कर रहे थे दिसंबर 2018 का पेपर। आज हम पार्ट थर्ड में सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है लिस्ट वन, मेच ऑफ द फॉलोइंग है। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दी गई है। एक साइड हमें इक्वेशंस दी गई हैं, दूसरी साइड हमें इकोनॉमिक्स के नाम दिए हैं। बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो किस अर्थशास्त्री ने दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी जनवरी 2017 का पेपर जो हमने सोल्व किया है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, एज इट इज़ आया हुआ था। तो इसको हमने पहले भी सोल्व किया है, दोबारा फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले n इजक्वल टू पी के ये इक्वेशन दी है केंज ने। ठीक है, नेक्स्ट m इजक्वल टू पी के टी है रॉबर्टसन की। नेक्स्ट है P इजक्वल टू के आर, ये है पीगो ने दी है। और M इजक्वल टू के पी वाई ये दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का है दो ऑप्शन, यानी ए इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थियोटिकल कॉन्सेप्ट। यानी कि इसमें है क्या है कि टू मच मनी यानी बहुत ज़्यादा जो मुद्रा है या मनी है वो क्या है, बहुत कम वस्तुओं को खरीद पाती है या कम वस्तुओं का पीछा करती है। तो इन निम्न में से कौन सा जो ये कथन है ये कौन से सिद्धांत पे बेस्ड है। तो सबसे पहला है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ प्राइसेस, ये इसका नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, एक अर्थशास्त्री हुए हैं इरविंग फिशर। ठीक है, इरविंग फिशर ने उनकी एक बुक थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो 1911 में आई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। तो ये बात करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following said that money is a temporary abode of purchasing power? कि इसमें क्या है कि जो मुद्रा क्रय शक्ति है वो एक अस्थायी वास है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था मिल्टन फ्रीडमैन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है वो पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है उसका पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनाउंसमेंट इफेक्ट। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। अब पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस जो है इसमें वो 3 प्रकार की इफेक्ट बताता है, उनको हम समझ लेते हैं वन बाय वन की कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब जब पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो जाती है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसमें क्या है, इकोनॉमी में अचानक कुछ चेंज आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके कारण, इनके फलस्वरूप जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या है, अपन उसका जो लेवल होता है वो उस लेवल से थोड़ा हट जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। ये क्या होता है कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है तो इकोनॉमी में कुछ अचानक चेंज आते हैं। तो इस चेंज के कारण जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो क्या है, अपने लेवल से हट जाता है। इसको क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दिया। उसके बाद क्या है कि ये जो इफेक्ट होता है इसमें, इसके कारण क्या है, लोग जो है वो टैक्स जो है वो क्या है अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और इकोनॉमी में चेंज आता है तो फिर उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होता है कि सरकारी व्यय जो है वो अपने स्तर से हट जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या है, टैक्स बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, लोग क्या है अधिक टैक्स सहन करने के योग्य हो जाते हैं। और जो गवर्नमेंट है और जनता है वो इस बात का जांच करती है, निरीक्षण करती है कि व्यय में होने वाली वृद्धि के कारण जो टैक्स में वृद्धि हुई है, ठीक है, व्यय में वृद्धि होने के कारण जो टैक्स में वृद्धि हुई है उस वृद्धि का किस सीमा तक उचित है, यानी कि जो टैक्स में वृद्धि की गई है वो किस सीमा तक उचित है भी या नहीं है। ठीक है, यानी कि इसकी जांच करती है, इंस्पेक्शन करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा इंस्पेक्शन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दिए इंस्पेक्शन इफेक्ट। और नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट में मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी में होने वाले कोई भी अचानक परिवर्तन है उसके कारण क्या होता है, सरकार के जो आर्थिक कार्य हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वृद्धि होती है। तो इसके कारण पब्लिक एक्सपेंडिचर फिर से बढ़ता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या नाम दिया है, कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो इसमें क्या है, जो सरकार है वो क्या है, कंसंट्रेशन करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एन इनकम टैक्स विल बी प्रोग्रेसिव इफ। कोई भी आयकर जो है वो प्रगतिशील होगा यदि क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज ग्रेटर देन द एवरेज रेट ऑफ टैक्स।
इसका सिंपली मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसमें क्या है, हाँ इसका राइट आंसर भी ए ही होगा। इसमें क्या, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज ग्रेटर देन द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, यानी कि जब कर की सीमांत दर है वो कर की अगर औसत दर से अधिक है तो आय क्या है, प्रगतिशील होगा। ठीक है, आयकर जो क्या है ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती है तो जो टैक्स है वो भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो हाइयर होती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया क्लासिफाइड एज कैपिटल एंड रेवेन्यू, यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है भारत में, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसको वर्गीकृत किया गया है पूंजी एंड रेवेन्यू यानी राजस्व में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा आंसर है वो सही है। तो सबसे पहले है सब्सिडीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेप्ट, एंड नेक्स्ट है वेज एंड सैलरीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक होता है कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। जो कैपिटल है, कैपिटल से क्या होता है कि किसी भी वित्तीय संपत्ति, यानी कि इसमें क्या है, संपत्ति का निर्माण होता है। ठीक है, और रेवेन्यू में इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पूंजी होती है, वो क्या है, वापिस देवल होती है। ठीक है, यानी कि उसको रिटर्न करना होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इससे पूंजी का निर्माण होता है, इससे नहीं होता है। तो इसमें सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेप्ट एंड वेज एंड सैलरीज, ये तीनों ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं रेवेन्यू में। रेवेन्यू कौन सा होता है, रेवेन्यू में हम कौन से एक्सपेंडिचर को उसमें इंक्लूड करते हैं जिससे किसी भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो सब्सिडी या इंटरेस्ट पेमेंट या वेज एंड सैलरी देने से इससे गवर्नमेंट का कोई भी इसमें जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें इस तीनों को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मस्ग्रेव एंड थिन्स मस्ग्रेव ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिविटी। ठीक है, यानी निम्न में से क्या है, मस्ग्रेव एंड थिन के द्वारा जो प्रगतिशील कर का प्रगतिशील सिद्धांत है उसके सही मान को दर्शाता है। तो जी ए है गिनी कोफिशिएंट आफ्टर टैक्स एंड ये है बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम इक्वल टू 1 माइनस जी ए अपॉन में जी 1 माइनस जी बी। ठीक है, नेक्स्ट है जीएसटी विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 हैज़ 4 टैक्स स्लैब। ठीक है, यानी कि जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था और इसके 4 टैक्स स्लैब हैं। ठीक है, इसको 4 टैक्स स्लैब में इसको डिवाइड किया गया था। एप्लीकेबल टू द कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा टैक्स स्लैब जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5%, 12%, 18 एंड 28% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर 2018-19 इज करेक्ट। 2019 के अकॉर्डिंग जो फिजिकल डेफिसिट था यानी राजकोषीय घाटा जो है वो कितना था, जीडीपी का कितना परसेंट था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3.3% ऑफ द जीडीपी 18-19 के बजट में। ठीक है, और अगर 2021 के बजट की बात करते हैं तो ये कितना है, 3.4% के इक्वल है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हाँ इसमें एक होता है फिजिकल डेफिसिट हो ही गया है, उसके बाद होता है प्राइमरी डेफिसिट होता है, इफेक्टिव डेफिसिट होता है, एंड फिजिकल, प्राइमरी, इफेक्टिव एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, और एक फिजिकल डेफिसिट। 4 प्रकार के डेफिसिट होते हैं, एक मैंने आपको बता दिया है 2021 बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, वाई आर द इनडायरेक्ट टैक्स कॉल्ड रिग्रेसिव। ठीक है, यानी कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको हम रिग्रेसिव क्यों बुलाते हैं, प्रतिगामी उनको क्यों कहा जाता है। तो रिग्रेसिव टैक्स किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसा टैक्स होता है जो कंजम्पशन बेस्ड पे होता है, यानी उपभोग के आधार पे इसको लगाया जाता है, और ये अमीर या गरीब जो है उसके इंक्लूड इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ये सभी जितने भी लोग हैं उन पे सभी पे एक प्रकार समान रूप से उस पर लागू किया जाता है। ठीक है,
तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें क्या है, दे आर चार्ज हायर रेट्स देन डायरेक्ट टैक्स। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें हाई चार्ज ही किया जाए डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर चार्ज एट द सेम रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स। बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, सभी आय जो सभी आय समूह के पीपल्स हैं या लोग हैं उनके साथ क्या है, समान दर पे टैक्स जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, विच ऑफ द अबव आर डायरेक्ट टैक्सेस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। डायरेक्ट टैक्सेस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें ये तीनों टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग ही लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द क्राउडिंग इन इफेक्ट इन द इकोनॉमी। क्राउडिंग इन इफेक्ट का मतलब एक होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी मनी है वो क्या है, बाहर जा रही है। ठीक है, और क्राउडिंग इन का मतलब क्या है कि वो अंदर आ रही है। ठीक है, उसका क्या है, अंतर्गमन हो रहा है। तो सबसे पहले है पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर एक्सपेंडिचर के लिए फाइनेंस स्पेंडिंग यानी कि उसका वित्त पोषण करने के लिए सार्वजनिक उधारी लेना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन द सैलरी एंड वेजेस। ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि सैलरी एंड वेजेस जो है इससे किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। मैंने अभी बताया कि ये जो क्या होते हैं सैलरी एंड वेजेस, ये किस में आते हैं, ये आते हैं रेवेन्यू उसमें। ठीक है, तो इससे किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे व्यय करने के लिए सार्वजनिक जो उधारी लेती है वो क्राउडिंग इनमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब देश की जनसंख्या जो है वो हेल्दी होंगी और एजुकेटेड होंगी तो क्या है, कंट्री डेवलप करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन ऑल स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा इसमें। जब स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करेगी सरकार, ठीक है, खर्चा करने के लिए सार्वजनिक उधारी लेगी, तो भी वो क्या है, क्राउडिंग इन में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 स्टेटमेंट सही है एंड 3 स्टेटमेंट सही है एंड 4th सही है। 1, 3 एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डेवलपमेंट यानी कि उसके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। फर्स्ट है ग्रांट टू स्टेट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो सेंट्रल में इंक्लूड किया जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है कि इसमें हिस्सा होता है स्टेट एंड सेंटर दोनों का। ठीक है, इसमें स्टेट का ज़्यादा होता है और सेंटर इसको 10% तक इसमें क्या है, सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। सामाजिक और जो भी कम्युनिटी सर्विस होती हैं उन पे व्यय करना भी इसमें इंक्लूड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ओनली जो है रक्षा व्यय जो है इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और साथ में रीज़न भी बताइए कि आपको क्यों पसंद नहीं आया है, और पसंद आता है तो फिर इसको शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।